विच आर इंक्लूडेड इन द ट्रीटमेंट प्लान ऑफ एस्थमा। एस्थमा के ट्रीटमेंट प्लान में कौन कौन से कार्य शामिल होते हैं? मेंटेन पेटेंट एयरवे, मेंटेन न्यूट्रिशन, मेंटेन प्रॉपर ब्रीदिंग पैटर्न, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी ट्रीटमेंट प्लान एस्थमा के ट्रीटमेंट में शामिल होते हैं। पेटेंट एयरवे, न्यूट्रिशन को मेंटेन रखना और प्रॉपर ब्रीदिंग पैटर्न को मेंटेन करना। अस्थमा के उपचार में निम्नलिखित नर्सिंग कार्य महत्वपूर्ण होते हैं। मेंटेन पेटेंट एयरवे, एयरवे को खुला रखना जरूरी है ताकि ऑक्सीजन सही तरीके से पहुंच सके। मेंटेन न्यूट्रिशन, अच्छा पोषण रोगी की सामान्य स्थिति बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। मेंटेन प्रॉपर ब्रीदिंग पैटर्न, सही श्वास की आदत बनाए रखना और सांस लेने की तकनीक सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस विच ड्रग इज यूज्ड टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। हीमोडायलिसिस के दौरान रक्त का थक्का जमने को रोकने के लिए कौन सी दवाई काम में ली जाती है? स्पिन, वारफेरिन, हेपेरिन एंड प्रोटामिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हेपेरिन। हीमोडायलिसिस के दौरान ब्लड को मशीन के माध्यम से शरीर के बाहर फिल्टर किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान ब्लड क्लॉट न बने, इसके लिए एंटीकोआगुलेंट दवा दी जाती है। हेपेरिन एक सामान्यतः उपयोग की जाने वाली एंटीकोआगुलेंट दवा है जो ब्लड के थक्के को बनने से रोकती है। वारफेरिन भी एक एंटीकोआगुलेंट है, लेकिन यह लॉन्ग टर्म यूज के लिए होती है और हीमोडायलिसिस के दौरान तत्काल प्रभाव हेतु हेपेरिन का प्रयोग किया जाता है। प्रोटामिन का उपयोग हेपेरिन के प्रभाव को रिवर्स करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, What is the best method to determine the oxygen requirement in a patient with COPD? COPD के मरीज में ऑक्सीजन की आवश्यकता को निर्धारित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? By observing skin color, by assessing changes in vital signs, by asking the patient how they feel, by blood gas analysis। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा। ब्लड गैस एनालिसिस के द्वारा ये सीओपीडी मरीजों में ऑक्सीजन की आवश्यकता का आकलन करने का सबसे अच्छा प्रभावी तरीका होता है। यह परीक्षण ब्लड में ऑक्सीजन, PaO2, PaCO2 और पीएच लेवल को मेजर करता है, जिससे यह पता चलता है कि पेशेंट को सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की आवश्यकता है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ द एंटायर लंग इज कॉल्ड लोबेक्टमी, न्यूमोनेक्टमी, गैस्ट्रेक्टमी एंड ऑर्किडेक्टमी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूमोनेक्टमी। संपूर्ण फेफड़े को हटाना इसको न्यूमोनेक्टमी कहते हैं। न्यूमोनेक्टमी एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें एक एंटायर लंग को हटा दिया जाता है। आमतौर पर फेफड़े के कैंसर, इन्फेक्शन या गंभीर क्षति के मामलों में ऐसा किया जाता है। लोबेक्टमी मीन्स होता है जब जो लंग है उसका फेफड़े का केवल एक लोब हटाया जाए, और गैस्ट्रेक्टमी का मतलब होता है स्टमक का पूरा भाग हटाना या एक पार्ट हटाना, और ऑर्किडेक्टमी का अर्थ होता है टेस्टिस को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया इज अ सिम्टम सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट। हाइड्रोफोबिया एक लक्षण है जो निम्नलिखित में से किस मरीज में देखा जाता है? आंट बाइट, डॉग बाइट, स्नेक बाइट एंड मॉस्किटो। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉग बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोरिसेप्टर्स आर सेंसिटिव टू चेंज इन। बैरोरिसेप्टर्स निम्न में से किसमें परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं? आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड ब्लड पीएच। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। बैरोरिसेप्टर्स विशेष प्रकार के मैकेनोरिसेप्टर्स होते हैं जो मुख्य रूप से कैरोटिड साइनस और एओर्टिक आर्क में पाए जाते हैं। ये आर्टरीज की वॉल्स में स्ट्रेच के प्रति संवेदनशील होते हैं। इस स्ट्रेच से आर्टेरियल ब्लड प्रेशर का पता चलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज इन, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू या टाइफाइड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ अ सिंगल डोज ऑफ ट्राइमेट्रॉन लास्ट्स फॉर हाउ मेनी आवर्स। एकल खुराक ट्राइमेट्रिन का प्रभाव कितने घंटों तक रहता है? 6 से 8 घंटे, 18 से 20 घंटे, 20 घंटे से अधिक या 12 से 16 घंटे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी सही है। ट्राइमेट्रिन का जो सिंगल डोज होती है यह 12 से 16 घंटे तक प्रभावी रहती है। ट्राइमेट्रॉन एक पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है जो गुर्दे की नलिकाओं में सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को रोकता है और पोटेशियम की हानि को कम करता है। यह दवा आमतौर पर 2 से 4 घंटे में असर दिखाना शुरू करती है और इसका प्रभाव 12 से 16 घंटे तक बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टॉप प्रायोरिटी ट्रीटमेंट फॉर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का सर्वोच्च प्राथमिकता वाला उपचार क्या है? ईसीजी मॉनिटरिंग, प्रॉपर पोजीशनिंग, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन एंड कैथेटराइजेशन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एक जानलेवा हृदय इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें हार्ट वेंट्रिकल्स एबनॉर्मली रूप से कंपन करने लगते हैं और प्रभावी रूप से शरीर में क्या होगा, ब्लड पंप नहीं हो पाता है। इस स्थिति में ब्लड फ्लो रुक जाता है जिससे ब्रेन और जो अन्य वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसलिए सबसे पहली और सर्वोच्च प्राथमिकता होती है सीपीआर देना, जिससे कि ब्लड और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू हो सके जब तक कि डिफिब्रिलेशन उपलब्ध ना हो। इस प्रकार से सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ पैरानेजल साइनेसिस इन रेस्पिरेशन? निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन में पैरानेजल साइनस की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? दे फिल्टर एंड वार्म द एयर बिफोर इट रीचेस द लंग्स, दे इंक्रीज वॉइस रिजोनेंस एंड लाइटन द स्कल, they produce surfactants for efficient gas exchange, they regulate the pH of exhaled air। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, they filter and warm the air before it reaches the lungs। वे फेफड़ों तक पहुंचने से पहले जो एयर होती है उसको फिल्टर करते हैं और गर्म करते हैं। यह पैरानेजल साइनस की भूमिका का रेस्पिरेशन में सबसे अच्छा ये डिस्क्रिप्शन होता है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही है।